नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? उत्तर, अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। फलों तथा सब्जियों से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? उत्तर, जैविक रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा, साद्रता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है और फसल नष्ट हो सकती है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव निम्न हो सकते हैं। कीटों का संक्रमण, अनाज के भार में कमी, खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में कमी, बंदरंग हो जाना, बाजार मूल्य में हाथ से कमी हो जाना। प्रश्न नंबर 2, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? उत्तर, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्रदान करने में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 1, वह पोषक क्या है और इन्हें विहित पोषक क्यों कहते हैं? उत्तर, पौधों को अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को विहित पोषक कहा जाता है। चूंकि इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है इसलिए इन्हें विहित पोषक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, पौधे अपना पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद्य तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। उत्तर, खाद्य की उपयोगिता, खाद्य मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाती है। मृदा अपरदन में कमी आती है। खाद्य मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। उर्वरक का उपयोग, इनके उपयोग से अच्छी कई वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं तथा स्वच्छ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक की उपयोग किया जाता है परंतु यह अधिक दृष्टि से महंगे होते हैं। उर्वरकों के उपयोग द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं। उर्वरकों को लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है तथा सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है जिससे मिट्टी सूखी, पूर्ण
चूर्ण की तरह होने से मृदा अपरदन बढ़ती है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में सबसे अधिक लाभ होगा, क्यों? ए, किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई न करे अथवा उर्वरक का प्रयोग न करे। बी, विज्ञान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। सी, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएं। सी, उत्तर सी, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियों अपनाएं। केवल इन्हीं परिस्थितियों में अधिक लाभ होगा, क्योंकि उच्च कोटि के बीज होने पर भी जब तक सही तरीके से सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और फसल की सुरक्षा नहीं की जाए तो उत्पादकता में कमी आती है। प्रश्न नंबर 1, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? उत्तर, पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई की जाती है। गहराई तक जुताई करने से खरपतवार तथा पीक नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार को खासकर नष्ट कर देता है, जैसे प्रिकले पियर, कैक्टस। उपयुक्त विधियां अच्छी इसलिए है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, किसी अन्य पौधे और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती है। यह सस्ता एवं सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर, जैविक कारक कीट, कुतक, कवक, चिड़चिड़ी तथा जीवाणु। अजैविक कारक भंडार के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होना। यह कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। यह सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। प्रश्न नंबर 1, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है और क्यों? उत्तर, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय विदेशी नस्लों और देसी नस्लों में संकरण कराया जाता है। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस के दूध स्वर्ण काल लंबा होता है, जबकि देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहिवाल के रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः इनके संकरण से एक नई संतति प्राप्त होती है जिससे दोनों प्रकार के ऐच्छिक गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध स्वर्णकाल होंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे की खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। उत्तर, पोल्ट्री फार्म में कुक्कुट ऐसे कृषि उत्पादकों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जैसे चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दले हुए दाने। कुक्कुट इन्हें खाकर अंडे और मांस में संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं। प्रश्न नंबर 1, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन की प्रबंधन प्रणाली में क्यों समानता है? उत्तर, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित समानताएं हैं। उचित सफाई तथा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आवास छतदार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए। आवास का फर्म
ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, कवक से होने वाली बीमारियां से सुरक्षा हो सके। तापमान नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव तथा रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, बॉयलर या अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। उत्तर, बॉयलर मांस के लिए बॉयलर को पाला जाता है। नंबर 2, इसके आहार में प्रोटीन एवं वसा प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन ए तथा के की मात्रा अधिक रखी जाती है। नंबर 3, इसकी मृत्यु दर कम है। नंबर 4, इनकी वृद्धि तीव्र गति से होती है और 6 से 7 हफ्तों के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है। नंबर 5, इन्हें अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लेयर। नंबर 1, अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है। नंबर 2, लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। नंबर 3, इनकी मृत्यु दर बॉयलर से अधिक है। नंबर 4, यह 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकते हैं। नंबर 5, इन्हें वृद्धि के लिए अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 1, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, मछलियाँ 2 तरीके से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक स्रोत, जिसे मछलियाँ पकड़ना कहते हैं। मछलियाँ या जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल अम्लीय जल है। यह अम्लीय जल नदियों, नहरों तथा तालाबों में होते हैं। मछली पालन या मछली संवर्धन, अतः मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, मिश्रित मछली संवर्धन की क्या लाभ हैं? उत्तर, मिश्रित मछली संवर्धन से निम्नलिखित लाभ है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियां एक साथ रहती हैं। एक ही तंत्र में एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियां की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मछलियां को चुना जाता है जिससे आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है, जैसे कटला जल की सतह से रेहू, तालाब के मध्य क्षेत्र में मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। अतः यह मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्श के अपना अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 1, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होते चाहिए? उत्तर, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। इनमें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक हो, वे डंक कम मारें, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहें और प्रजनन तीव्रता से करें। प्रश्न नंबर 2, चारागाह क्या है और यह मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? उत्तर, चारागाह वह स्थान है जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती हैं जिनसे मधुमक्खी फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती हैं तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता एवं स्वाद को निर्धारित करती है। इसलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतनी ही किस्में मधु के स्वाद की भी होंगी। अतः मधु उत्पादन का चारागाह से संबंध है। प्रश्न नंबर 1, सल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। उत्तर, अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए एक विधि फसल चक्र है। इस विधि में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। परिपक्वलन
काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार के खनिज की कमी हो जाती है तथा अनेक रोग तथा पीड़क फसल को नष्ट कर देते हैं, जैसे मक्का, सरसों, धान, गेहूं आदि। प्रश्न नंबर 2, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, फसल की उत्पादन की वृद्धि होती है, क्योंकि पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रिया, अहित जनन वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अतः खाद एवं उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी में वांछित पोषकों की पूर्ति हो जाती है तथा उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न नंबर 3, अंतराफलीकरण तथा फसल चक्र की क्या लाभ हैं? अंतराफलीकरण से लाभ, मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। 2 भिन्न प्रकार की फसल आसानी से बोई तथा काटी जा सकती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। 2 भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों का आधारित उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों, सूर्य का प्रकाश, भूमि तथा जल का अच्छा उपयोग होता है। श्रम तथा समय की बचत होती है, मृदा अपरदन नहीं होता। फसल चक्र से लाभ, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी में कोई खास प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। दलहनी फसलें बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता होते हैं। फसलों में रोग वृद्धि तथा पीड़कों से संक्रमण में कमी आती है। फसल की उर्वरता बढ़ने पर उत्पादन अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 4, आनुवांशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी हैं? वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, आनुवांशिक रूपांतरित फेरबदल फसल कहलाती है। कृषि प्रणाली में यह निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है: उच्च उत्पादकता, उन्नत किस्में, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधी होती है, फसल में व्यापक अनुकूलता होती है, इसमें परिपक्व काल में परिवर्तन किया जा सकता है, फसल उगाने से कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, फसल में ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण लाने से उत्पादन अधिक होता है, जैसे अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं। प्रश्न नंबर 5, भंडार गृहों गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? उत्तर, भंडार गृहों गोदामों में अनाज की हानि मुख्यतः 2 कारकों से होती है। अजैविक कारक, अनाज में उपयुक्त नमी का अभाव होना, भंडार के स्थान पर उपयुक्त नमी तथा तापमान का अभाव होना, वायु में आर्द्रता अधिक होना। जैविक कारक, इसके अंतर्गत कीट, कवक, चिचड़ी तथा जीवाणु आते हैं। प्रश्न नंबर 6, किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली कैसे लाभदायक है? उत्तर, किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली निम्नलिखित कारणों से लाभदायक है। पशुपालन में दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। विदेशी नस्लों तथा देसी नस्लों के संकरण द्वारा ऐच्छिक गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल वाली, एक लंबा दुग्ध श्रवण काल वाली होती है। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। पालतू पशुओं में रहने के स्थान, भोजन, रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
प्रश्न नंबर 7, पशुपालन के क्या लाभ हैं? पशुपालन से निम्नलिखित लाभ हैं। इनसे दूध के साथ साथ कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने में मदद मिलती है। इन्हीं पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है। नस्लें में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। मधुमक्खी से मधु तथा मोम मिलता है। भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलता है जो सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है। प्रश्न नंबर 8, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानता है? उत्तर, वैज्ञानिक तरीके से देखरेख तथा प्रबंध करना, सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक हो तथा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो। प्रश्न नंबर 9, प्रग्रहण, मत्स्य, मेरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? उत्तर, नंबर 1, प्रग्रहण मत्स्य ताजा जल, अलवणीय जल तथा समुद्री जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यों कहलाता है। इस प्रकार के जल स्रोत हैं तालाब, नदी, पोखर, लेगून, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। मेरी कल्चर, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियाँ तथा समुद्री जल में सर्वत्र किया जाता है जिसे मेरीकल्चर कहते हैं। इनमें प्रमुख है मुलेट, वेटकी तथा पल्स स्पॉट, पख्तयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मत्स्य तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। नंबर 3, जल संवर्धन, यह ताज़ा जल तथा समुद्री जल, लवणीय जल दोनों में किया जा सकता है। मेरीकल्चर जल संवर्धन का एक प्रकार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।